हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के जो आपके 22 से 23 जनवरी के बीच में पूछे जा रहे हैं 2023 के। तो आज हम 4 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो है आपका सीडीपी है, हिंदी है, ईवीएस है और आपका इंग्लिश। ठीक है, तो इन 4 सब्जेक्ट के बारे में हम क्वेश्चंस को आज देखेंगे और जो क्वेश्चन अभी 2 दिन के हाल में ही पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और आने वाले आगामी परीक्षाओं को आप क्रैक कर पाएँ, ईश्वर से इसी कामना के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं। सीडीपी का निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो जब सामाजिक अधिगम की बात हो जाती है तो आपको पता ही है वो कौन होंगे। पियाजे होंगे नहीं, मिलर होंगे नहीं, डिलार्ड होंगे नहीं, आपके होंगे बेंडूरा साहब और वाल्टर साहब ने उनका सहयोग किया था। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन था। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगम निर्योग्यता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप जो है डिसलेक्सिया, डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, गणित से संबंधित विकार आदि के बारे में पढ़ते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे किस प्रकार के होते हैं। कभी भी नहीं सीख सकते, ये तो गलत बात है। बच्चा अगर क्लास में है और हकलाता है बोलने में, वो चीज़ों को ढंग से उच्चारित नहीं कर पाता, प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। भाई अगर हम उसको स्वर पढ़ा रहे हैं तो अगर वो अ को आ में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं हो को ई और या और भी जो आपके अक्षर हैं उनको नहीं पहचान पाएगा या उनको नहीं समझ पाएगा, तो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, बिल्कुल ही नेगेटिव है। अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं, ये ठीक लग रहा है। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। देखिए, अगर बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होंगे बच्चे, इसका मतलब कि वो तर्क करने में उनके जो है तर्क करने की क्षमता बहुत ही बढ़िया है। तो जब जिस बच्चे में तर्क करने की, संज्ञान करने की क्षमता बहुत ही बेहतर होती है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और जो प्रतिभाशाली बालक उन्हें कहते हैं जिनका आईक्यू लेवल बढ़िया होता है। ठीक है, और आईक्यू लेवल जब बढ़िया होगा तो उन्हें अधिगम में निर्योग्यता नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। देखिए, बुद्धि लब्धि कम होने की वजह से, आईक्यू लेवल कम होने की वजह से वो तर्क नहीं कर पाते। क्लास में उतनी चीज़ों को नहीं सीख पाते जितना कि अदर बच्चे सीख पाते हैं। इसी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, क्लास में पैसिव रहते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कह दिया कि बच्चे सक्रिय होते हैं और उनका आईक्यू लेवल कम होता है। नहीं, बच्चे क्या है, अधिगम निर्योग्यता में चीज़ों को नहीं सीख पाने की वजह से एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सीखते समय ऐसा कि नहीं कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ में उनको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन के जो है नंबर हैं उनके थोड़ी से इधर उधर हो गए, यहाँ 2 2 2 मिल गए आपको, तो आप नंबर से क्या ही मतलब है। चलते हैं आगे। डैश प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। किसे कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो प्रतिद्वंदात्मक का मतलब है खुद जो है बच्चे जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से क्लियर भी नहीं कर पाते और किसी तरह के नियम को अच्छे से समझ भी नहीं पाते। प्रतिद्वंदात्मक उनका जो है विचार होता है, वो पूरी तरह से किसी नियम को लागू भी नहीं कर सकते और किसी नियम को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, चाहे वो अपने एनवायरनमेंट में हो या अपने सोसाइटी में हो। ठीक है, बाल्यावस्था, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहते हैं। यही आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप रटी रटाई हैं। में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं में अपनी खिलौनों को एक दूसरे के साथ में मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है। ठीक है, देखिए, जब सीडीपी में हम क्वेश्चन को हल करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चे अपनी कक्षाओं में, अपने क्लासरूम में जब चीज़ों को खेल रहे होते हैं और खिलौनों की अदला बदली करके खेल लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे में मिल बांट के खेल लेते हैं कि यदि टीचर ने कहा कि आज हम आपको फ्रूट नेम, एनिमल नेम एंड बर्ड्स नेम पढ़ाएंगे और इन तीनों, अब ऐसा तो नहीं, अब हमारे यहाँ 60 बच्चे हैं तो 60 तो हम लाएंगे नहीं कि तीनों एक बच्चे को, तो हम 3 देंगे और उसमें कहेंगे बच्चे एक दूसरे से मिल बांट के जो है चीज़ों को सीख लें। कोई 10 बच्चे बर्ड्स नेम, तो उसके बाद जब उन 10 बच्चों को बर्ड्स नेम याद हो जाए या वो सीख जाए तो फिर अगले बच्चे अब चीज़ों को क्या है अदला बदली करते हैं कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का विकास होगा, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का विकास होगा, एकता एवं सहयोग की भावना होगी और अहम तथा अभिष्टता की भावना होगी। तो अहम जो है ईगो सेंट्रिक बच्चे होते हैं, जो है केंद्रितता उनमें होती है लेकिन ईगो नहीं होता। ये यहाँ पे जो अहम की बात हो रही है
वो उनमें नहीं होता है। सिर्फ शारीरिक क्रियाओं के लिए ही नहीं बालक जो है चीज़ों को अदला बदली करके खेलते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का जरूरी नहीं है कि कोई हमें चीज़ सिखाना है तभी हम बच्चे को खिलाएंगे, खेलने के लिए कहेंगे। बच्चे मनोरंजन के लिए भी खेलते हैं स्कूलों में, ठीक है, क्लासरूमों में। तो उससे जो है बच्चा अदला बदली चीज़ों को जब करेगा तो उससे उन्हें एकता तथा सहयोग की उनमें भावना उत्पन्न होगी कि हाँ, हम चीज़ों को जब मिल बांट कर सीखते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाती हैं। आगे देखते हैं, तो नंबरिंग पे थोड़ा सा हो गया है, यहाँ 2 था तो यहाँ 5 हो गया। देखिए, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, कि अपने चारों तरफ देखता है और उनमें अंतर कर पाता है। किस अवस्था में? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो बात करें कि अवस्थाओं की पियाजे साहब की, तो हम देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था ये जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और 11 वर्ष के ऊपर जो है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, तो बात हम कर ले कि जो है बच्चे अपने आसपास पड़ोस में रह के उनमें अंतर करके कब सीख पाते हैं, किस अवस्था में? तो वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है आपका 2 से 7 वर्ष के समय में जब बच्चे होते हैं तो वो अंतर कर पाते हैं नीम की पत्तियों तथा आम की पत्तियों में। ठीक है, गुलाब के पौधे तथा नींबू की झाड़ियों में अंतर बच्चे कर पाते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन हाँ, बच्चे अंतर कर पाते हैं। जो उनके सामने जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो उनको मूर्त दिखाई देती हैं चीज़ें, उनमें अंतर वो कर पाते हैं। अगला देखिए, अवस्था नहीं होगा इसमें। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? निगेटिव पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, हाँ, तो ये तो काम है, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि इसमें निगेटिव पूछेगा, निगेटिव ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा, बालक के मनोविज्ञान को समझना, हाँ, बालक के मन के व्यवहार को समझना, इसीलिए जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान को अवगत कराने पर जोर दिया जाता है, नहीं। जबकि आपने टैग वर्ड भी पढ़े होंगे CDP के, कि जहाँ भी केवल वर्ड आ जाते हैं पेडागोगी में, किसी भी सब्जेक्ट में यदि केवल वर्ड आ जाता है, वो सब जो है वो वाक्य जो होता है निगेटिव हो जाता है। तो इसमें निगेटिव ही पूछा है, तो निगेटिव ऑप्शन आपका ये सही जगह। सिर्फ तथ्य नहीं देते हैं कि लाल किला किसने बनवाया। मान लीजिए यदि हम कहते हैं कि जो है पेड़ों की पत्तियों का जो रंग है वो हरा हो जाता है, लेकिन बच्चे सोचेंगे सिर्फ पत्तियाँ ही हरी होती हैं, कुछ पौधे के तने भी हरे होते हैं, तो उनमें किसके कारण वो हरा कलर आता है, क्या उसमें कारण है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन बताई जाती है कि उनका रंग सिर्फ क्लोरोफिल के कारण जो है हरा होता है, बहुत से तथ्य जोड़कर उन्हें पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सीखने के सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत का थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ठीक है, तो थॉर्नडाइक साहब तो इस टाइम विलुप्त हुए हैं, ऐसा लग रहा है सीटेट में, क्योंकि इस टाइम जो छाए हुए हैं आपके पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग जी। तो देख लेते हैं, तत्परता का सिद्धांत इन्होंने दिया है, प्रभाव का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है, लेकिन उन्होंने जिस नियम का प्रतिपादन नहीं किया वो है आपका सीखने का प्रबलन का सिद्धांत, जिसे री-इन्फोर्समेंट कहते हैं। और जिसको री-इन्फोर्समेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके हल साहब ने इस सिद्धांत को दिया हुआ है। आगे देखते हैं, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो दोहराने की या अनुकरण करने की या नकल करने की क्षमता की आदत या प्रवृत्ति कब होती है बच्चे में? जब बच्चा शैशवावस्था में होता है। आप क्या करते हैं, छोटे बच्चों को अगर गोद में लिए हैं और बच्चे के हाथ में कोई खिलौना है तो वो उतना दूर से खिलौनों को नीचे गिरा देगा, और जब उस पर आवाज़ आएगी तो बच्चा बहुत खुश होगा। आप फिर उठा के देंगे, फिर गिराएगा, फिर उठा के देंगे, फिर। ठीक है, तो वो अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति बच्चे में होती है। और हम जिस तरह से अपने जो है उनके सामने जिस तरह से का व्यवहार करते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चे भी उस चीज़ को दोहराते हैं, तो शैशवावस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? मूल्यांकन की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोगी की बात करें तो। ठीक है, इसलिए मूल्यांकन से आज का बहुत सारा टॉपिक जो है मैंने मूल्यांकन से ही लिया है। अब देखिए, निगेटिव पूछ रहा है, तो याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। जी बिल्कुल, व्यापक मूल्यांकन जो है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन जो है वो याद रखने पर बल देने के बदले, ठीक है, के बजाय पॉजिटिव है। देखिए, ये पहले ही ऑप्शन इस तरह से लिखा है कि गलत लगे, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव। ये कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया पर ज़्यादा बल देता है, न कि याद करने की प्रक्रिया पर। तो ये सही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है, तो जहाँ निगेटिव होगा वही सही आंसर होगा। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं वातावरण के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। नहीं जी,
यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा है ना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित ठीक नहीं होगा क्लासरूम, इस टाइम में बाल केंद्रित चल रहा है। जो आपका एनसीएफ या शिक्षा मनोविज्ञान पैडागॉजी जो कहती है, वो क्या कहती है कि जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि करिकुलम सेंटर्ड हो, स्कूल सेंटर्ड हो या टीचर सेंटर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ टीचर सेंटर्ड की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। अगर पॉजिटिव होता तो ये गलत हो जाता। देख लीजिए आगे क्या है। लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है, किसमें होती है? अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, फिर से डिस्ग्राफिया हो गया, अच्छा अफेजिया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लिखने, चलने, टहलने, बोलने की क्षमता। तो इसमें किसमें होगा? अब देखिए लिखने की बात आ गया तो आप क्या कहेंगे कि डिस्ग्राफिया, क्योंकि लिखने से संबंधित है, ग्राफ से संबंधित है। तो नहीं, यहाँ पे और भी ऑप्शन तो हैं, ठीक है। जब और अभी ऑप्शन कहेगा तो है कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रेक्सिया, ठीक है, जिससे लिखने, चलने, टहलने, बोलने की क्षमता बच्चे में हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ये थे आपके 10 क्वेश्चन सीडीपी के। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं, एनसीएफ 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है? मतलब किस चीज़ के अंतर्गत, किसको ध्यान में रख के जो है शिक्षा का उद्देश्य एनसीएफ 2005 ने बनाया है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता, समाज के न्याय को देखकर और उसकी स्वतंत्रता को देखकर। आर्थिक न्याय एवं समानता को देखकर, सामाजिक न्याय एवं समानता को देखकर, राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता को देखकर, ठीक है। तो सबसे पहले जब एनसीएफ 2005 की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सामाजिक न्याय और समानता की बात करता है। स्वतंत्रता तो वो बालक को कहता है कि बालक जो है वो कक्षा में स्वतंत्र है, ठीक है। वो बच्चा स्वतंत्र है, वो जो चाहे जिस प्रकार से चाहे समावेशी शिक्षा में रह सकता है, प्रगतिशील शिक्षा में रह सकता है। जिस भी विधि से आपको पढ़ाना है उस तरह से उसको पढ़ाइए, लेकिन उसको क्या है, आना चाहिए, ठीक है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तीसरा। सामाजिक न्याय एवं समानता के आधार पर एनसीएफ 2005 ने शिक्षा के मूल्य के दस्तावेज को रखा है, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रीति 8वीं कक्षा की हिंदी पढ़ाती है। इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? अलंकार समझाने में, छंद समझाने में, रस समझाने में, साहित्य विधाओं का परिचय कराने में। तो देखिए 8वीं कक्षा में बालक है तो उसको अलंकार, छंद, रस तो पढ़ाएंगे नहीं, ये तो एकदम निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये चौथा ऑप्शन भी बहुत सही नहीं है, ठीक है। साहित्य विधा नहीं हम पढ़ाएंगे क्लास 8 की बच्चे को, लेकिन हाँ इतना पढ़ाएंगे क्योंकि क्लास 9th में जाएगा बच्चा तो साहित्य पढ़ना है बच्चे को, इसलिए उसका मोटा मोटा एक आउटलाइन बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि चीज़ें उसको समझ में आ जाए अगली क्लास में जब वो प्रवेश ले। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? मौखिक, ठीक है। मौखिक आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ बोलने की जहाँ बात होगी। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। छात्रों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सिखाना। मौखिक, बच्चा जो है अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाए और अपनी बात को दूसरों के सामने उसको तर्क से उसको जो है बच्चा प्रूव कर पाए कि जो बच्चा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे में किस प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए? छात्रों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सिखाना, छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना, ठीक है, विकसित करना, छात्रों को धारा प्रवाह प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए बात कर ली जाए कि बच्चा जब मौखिक रूप से चीज़ों को रख रहा है, ठीक है, मौखिक रूप से अपनी बात को दूसरों के सामने रख रहा है, तो अगर बच्चे में सरल और मुहावरेदार भाषा का बच्चा प्रयोग करेगा तो वो अपना एक जो है इम्प्रेशन डाल पाएगा अब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। और छात्र का स्वभाव जो होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बात करते हैं तो वो बात तो अपनी रखते हैं लेकिन बहुत ही श्योर होकर बात नहीं रख पाते, और ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति सामने है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो वो परस्पर वार्तालाप की आदत हो बच्चे में, और बच्चा धारा प्रवाह चीज़ों को बोले, जिससे उसका मौखिक का जो है बोलने का जो तरीका है, मौखिक भाषा का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही बेहतर होगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप तक पहुँच पा रही होंगी मेरी बातें। अगला क्वेश्चन है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, ठीक है। किसके कारण भाषा को सतत एवं व्यापक बनाया गया है कि आप पूरी तरह से 1 साल अगर 1 ईयर में जो भी भाषा बच्चों को सिखा सकते हैं सिखाइए, और उसका मूल्यांकन आप अपने हिसाब से लीजिए, ठीक है। तो क्या है, बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया को समझाकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। गलत हो जाएगा, मतलब अगली कक्षा में बच्चे को जाना है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करो,
ऐसा नहीं है। बच्चा जिस क्लास में है मतलब फ्यूचर को नहीं देखे, पहले प्रेजेंट को देख लीजिए। बच्चा आज कितना सीखा है, कल कितना सीखेगा उसको छोड़िए ना। तो यहाँ पे प्रोन्नत करने की बात नहीं होगी। बच्चों के त्रुटियों की पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। अच्छा, मूल्यांकन की परंपरा निर्वाह करिए कि बच्चा 20 पहले जो है पूर्णांक आपका 20 था तो आज भी 20 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, पूर्णांक को बदला जा सकता है, परंपराओं को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया को समझाकर एक अलग तरीका। अगर बच्चा एक विधि से नहीं सीख रहा है तो दूसरी विधि अपनाइए, तीसरी विधि अपनाइए। इसीलिए तो पेडागोगी में या शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सी विधियाँ हैं ताकि हम बच्चों को आसानी से समझा सकें। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? श्रवण कौशल का विकास, लेखकों का परिचय, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की क्षमता का विकास करना। तो आप समझ ही रहे हैं, सिर्फ सुनने का श्रवण कौशल का विकास तो करेंगे नहीं। लेखकों का परिचय रटवा के हम क्या करेंगे? जब बच्चा साहित्य को अच्छे से समझ नहीं पाएगा कि साहित्य है क्या, ठीक है, रस छंद जो कठिन लगता है, अगर बच्चा समझ ही नहीं पाएगा तो वो उसको कठिन ही लगेगा ना। ठीक है, पात्रों का चरित्र चित्रण करवाना है? नहीं, सिर्फ इसके लिए थोड़ी होती है क्षमता का विकास करवाने के लिए बाल साहित्य की बात। बाल साहित्य हम इसलिए बच्चे को पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चा समझ पाए अनेक भाषाओं को, अनेक प्रकार की बोलियों को, क्षेत्रीय भाषाओं को, ठीक है, चीज़ों को समझ पाए और वो समझ पाए कि हमारे यहाँ जो संस्कृति है, बहुभाषिकता जो है, उसका क्या उद्देश्य है और क्यों बहुत ज़रूरी है बहुभाषिकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषा सीखने तथा सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। ठीक है, तो बात करी जाए कि भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है हमारा, तो सिर्फ अपनी बात को रख पाए, मनवा पाए लोगों के सामने बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी बात कहना सीख पाए तो बचपन से हम सिखाते हैं बच्चे को, है कि नहीं? ये नहीं है, दूसरों की बात समझना। ठीक है, लेकिन सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाए बच्चा, ये भी उतना ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इन तीनों से बेहतर ऑप्शन है, इसीलिए इस ऑप्शन को हम सही मानेंगे। अगला देखते हैं, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। केवल परीक्षाओं में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए होता है। मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की ज़रूरत है, या पहले ही समझ गए। निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है? दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का। केवल 1, केवल 2, 2, केवल 3, तो ये सभी हैं। हम बच्चे को शिक्षा या भाषा कहीं भी पढ़ा रहे होते हैं, कुछ सिखा रहे होते हैं, तो इन तीनों साधनों का हम प्रयोग करते हैं बच्चे को अधिगम कराने में। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? समावेशी कक्षा आप समझ रहे हैं ना? समावेशी कक्षा मतलब हर प्रकार के बच्चे बैठेंगे आपकी कक्षा में, चाहे वो IQ लेवल बढ़िया वाले हों, IQ लेवल नहीं बढ़िया वाले हों, कम सीखते हों, देरी सीखते हों, अधिगम निर्योग्यता हो बच्चे में, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाता, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो उस पर समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं सारे बच्चे को। ठीक है, वो भाषा कुछ भी, बैकग्राउंड कुछ भी है बच्चे में, बस समावेशी शिक्षा का मतलब है कि हम 20 बच्चे अगर 20 प्रकार के हैं तो हम 20 को एक साथ पढ़ाएंगे, बस अलग अलग विधि से पढ़ाएंगे। तो पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे। अच्छा, उपाय करेंगे कि पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे। 20 बच्चे हैं, अगर 20 भाषा बोलते हैं तो 20 हम जो है पाठ्य सामग्री उपस्थित करेंगे जी। ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते, पहले ऑप्शन कट करना ठीक नहीं। देखिए, अगला है छात्रों में योग्यता का विकास करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी भी दिया है ना, तो पहले उपरोक्त सभी की जब बात कर ले तो हम एक समावेशी कक्षा में क्या करेंगे? भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों में योग्यता का विकास करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो बात कर ली जाए तो एक समावेशी शिक्षा के लिए जब हम बच्चे को कई प्रकार से पढ़ाएंगे तो उसका परिवेश जो है उस प्रकार का परिवेश लाएंगे, तभी बच्चा भाषा को सीख पाएगा। तो सही हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। ठीक है, उच्चारण दोष के कारण हैं वर्गों के उच्चारण का अज्ञान, शारीरिक कारण, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, उपरोक्त सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों से उच्चारण का दोष हो सकता है। अगर बच्चा चीज़ों को या वर्डों को उच्चारित नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तब भी उसका दोष होगा। शारीरिक कारण कोई हो सकता है, बच्चे के मुंह में कोई प्रॉब्लम हो, चीज़ों को उच्चारित नहीं कर पा रहा है, तब भी उच्चारण दोष होगा। क्षेत्रीय बोली का प्रभाव पड़ता है कि उसके आसपास जो है दूसरी भाषा बोली जा रही है और स्कूल में दूसरी भाषा पढ़ाई जा रही है, तो इस प्रकार से दिक्कत हो जाएगी। अगला देखते हैं पारिस्थितिकी। यहाँ से आगे आपका EVS। अब तक हिंदी और CDP हम पढ़ चुके हैं। पारिस्थितिकी पर्यटक सहायता करता है पर्यटकों को चिड़ियाघर और विज्ञान के उद्यानों की तरफ आकर्षित करने में, प्रदूषण करने वाले ईंधनों का प्रयोग कम करने में,
पर्यटन के लिए, सड़कों का विकास करने में, जैव विविधता की देखभाल करने में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जैव विविधता। पारिस्थितिकी ही पूरी तरह से टिकी हुई है जैव विविधता पे, ठीक है। निम्नलिखित में से ओजोन गैस के विषय में सही जानकारी है। ओजोन की परत समतापमंडल में है, सही है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, सही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल 0.2% है, या ये अब 0 आप लगा सकते हैं। उनकी मात्रा इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको भ्रमित करते हैं, लेकिन यदि आप श्योर हैं तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। उनकी मात्रा में 1% की कमी होने पर 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यदि आप एक भी और आप समझ रहे हैं कथन से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं तो इस तरह से दिक्कतें हो जा रही है। यदि एक ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं तो उसी बीच में आप गलत कर सकते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न करने हेतु क्या करेंगे? विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व का भाषण देंगे, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। देखिए, सामने उनके उदाहरण देने से बच्चा बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। उनके सम्मुख वास्तविक जैसे प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाएंगे, ये ऑप्शन भी सही है। श्रम के महत्व का भाषण देंगे, भाषण देने से कुछ नहीं होता, भाषण देने से कुछ समझ में नहीं आता। बस बच्चे जितने देर तक आप भाषण देंगे बच्चे उतने देर तक जो है एक्टिव रहेंगे, उसके बाद वो सब माइंड से उतर जाता है। स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे, बिल्कुल भी। जब आप प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को, जैसे अगर कहते हैं आप कहते हैं बगीचे लगाओ, ठीक है, पेड़ लगाओ, आपने पूरी तरह से प्रोसेस बता दिया, भाषण दे दिया, लेकिन यदि आप उसके सामने करके नहीं बच्चे को दिखाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं बताएंगे, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो आप क्या है, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। श्रम का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे तर्कता से मतलब है। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, ठीक है, यहाँ पे वस्तुओं है, वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय से में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, मुख्य कारण क्या है? संसाधन संरक्षण के लिए, संसाधन उपलब्धता बनाने के लिए, संसाधन नष्ट करने के लिए, संसाधन उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो देखिए ऑप्शंस की बात करें हम, तो जब मानव जीवन में जो है, तो बात करी जाए गैसों और ईंधनों की, तो पर्यावरण विषय में इसका मुख्य कारण है समृद्ध करने के संसाधन संरक्षण के लिए। इनका हम जो है, इसका मुख्य कारण है कि संसाधन संरक्षण किस प्रकार से करें, इसके क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती हैं, सबके बारे में। देखिए, पोचमपल्ली स्थित है तेलंगाना में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो पोचमपल्ली से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी अभी आपका गुजरात के रंगोली से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्रीवियस जो कल जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उसमें पूछा गया था कि गुजरात में रंगोली को क्या कहते हैं। तो गुजरात में रंगोली को रंगोली ही कहते हैं ना। हमारे यहाँ यूपी में जैसे हुआ, तो यूपी में हो गया आपका चौक पूर्णा कहते हैं। इस तरह अलग अलग से जो है आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में, ये जो है अलग अलग जो है रंगोली की रंगोली ही है, लेकिन उसका जो है प्रोनाउंस करने का तरीका, बोलने का, कहने का, रंगोली जैसे कहने का तरीका वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा था। तो पोचमपल्ली से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में स्थित है, और पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है? ये साड़ियों की बुनाई के लिए, विशेष साड़ियों की बुनाई के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। साड़ियों की बुनाई के लिए खासकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इससे करके क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपका आ गया इंग्लिश का, ठीक है। अब तक हमने CDP, EVS और हिंदी पढ़ लिया। इंग्लिश है हमारा। इन लैंग्वेज क्रिएटिव आंसर रिक्वायर, ठीक है। क्रिएटिव आंसर किस प्रकार से आवश्यक है भाषा में, कहने का मतलब ये है। डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पढ़ाया जाए प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन किए जाए, ठीक है। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ओपन इंडेड क्वेश्चन, अ हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। अ हाईली डिसिप्लिन क्लास में होना चाहिए, लेकिन अ हाईली मतलब ऐसा भी ना हो कि बच्चे डर जाएं और अपनी बात को न रख पाएँ आपके सामने, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बात करी जाए, जब भी क्वेश्चन को रखा जाए, आंसर किस प्रकार के होने चाहिए? क्वेश्चन इस प्रकार के हो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आपने इनबॉक्स आउट ऑफ बॉक्स पढ़ा होगा, जो है आगमन विधि, निगमन विधि जिसे हम कहते हैं, वो होता है ना, उदाहरण के पहले उदाहरण समझाइए, फिर रूल समझाइए, रूल समझाइए, फिर उदाहरण समझाइए। तो यहाँ पे इस प्रकार का है कि क्वेश्चन हम ऐसे पूछें कि जहाँ से एक क्वेश्चन से बच्चा कई चीज़ सीख पाए, उसी को ओपन एंडेड क्वेश्चन कहेंगे, जो आपका मैथ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी, जाता है हाथ से थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए फिलहाल माफ़ी चाहते हैं आपसे। देखिए, डायग्नोसिस ऑफ द गैप इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर
इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस, सिस्टमैटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन, ठीक है, यहाँ लेसन है, एक साथ मिला लीजिएगा, रिपोर्टिंग द फाइंडिंग टू लर्नर एंड पेरेंट्स। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं। डायग्नोसिस ऑफ द गैप इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी, जो सीखने का जो सिखा रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें हम अधिगम करा रहे हैं, ठीक है, सिखा रहे हैं बच्चे में, तो उसमें कितने प्रकार के गैप होने चाहिए, किस प्रकार के गैप होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चे में जो है, हम एक लेसन हमने अभी अभी ख़त्म किया पर्यावरण, और पर्यावरण के बारे में जब तक हम पूरी तरह से क्लियर ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर किसी बच्चे में दिक्कत होगी तो उसको उपचार करेंगे ना, तो ऑप्शन सही हो जाएगा फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर। रेमेडियल मतलब उपचारात्मक शिक्षण से बात हो रही है यहाँ पे। उपचारात्मक जो है पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे बच्चे का, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे रिवीजन करेंगे, पढ़ाने के बाद सिर्फ सारी चीज़ों को रिवीजन करवाएंगे, फिर उसके पेरेंट्स को बताएंगे कि हाँ आपके बच्चे ने इतना सीखा, जैसे पीटीएम में होता है, तो ये सब नहीं, ठीक है। व्हेन अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन, सी इज कह रहा है कि एक टीचर है वो अपने बच्चों से कहते हैं कि एक क्या है पत्र लिखिए, और उसके लिए उन्होंने क्या करवाया है, पहले से ग्रुप डिस्कशन करवाया है बच्चे में। बच्चे आपस में अपनी बात को साझा कर चुके हैं, और उसके बाद उन्हें क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो वो क्या कर रही हैं, अडॉप्टिंग द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। डायरेक्ट मेथड समझ रहे हैं आप, प्रत्यक्ष विधि जो है जिसमें मदर टंग का यूज नहीं करते, दूसरी भाषा का यूज नहीं करते। इन इंटरग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल फॉलोइंग अ ट्रेडिशनल मेथड लाइकली ऑफ कन्फ्यूज द स्टूडेंट। अच्छा, कन्फ्यूज करने के लिए हम चीज़ों को नहीं करेंगे ना, हम एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हमें ये चाहिए कि हम बच्चे को कुछ नया सिखाएं और पूरी तरह से सिखा दें, ठीक है ना, उसमें कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। तो जो है क्या करेंगे, उस बच्चे को तो कंफ्यूज करेंगे नहीं। फॉलोइंग अ ट्रेडिशनल मेथड, नहीं, ट्रेडिशनल मेथड ही नहीं यूज करेंगे, हम वो मेथड यूज करेंगे जिससे बच्चा आसानी से सीख पाए, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात कर लेंगे एडॉप्टिंग द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में जब हम मदर टंग का यूज नहीं करते तो ये बहुत अच्छी विधि नहीं होती है। आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स। हम क्या करेंगे, बच्चे में हम ये चाहते हैं कि डिस्कशन करने के बाद बच्चा जो है एक दूसरे की भाषाओं को समझेंगे और उससे कुछ नई भाषा सीखेंगे, कुछ नई चीज़ सीखेंगे। आगे देखते हैं, स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय इनेबलिंग द लर्नर्स टू। किस प्रकार से लर्नर में हम बोलने की जो मौखिक जो कौशल है, बोलने की जो कौशल है, वो बच्चे में किस प्रकार से अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं। रीड चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट टेक्स्ट होगा, यहाँ नेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट मीन्स अक्षर, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हम उन्हें बच्चों को कठिन और एकदम चैलेंजिंग वर्ड कहेंगे, पढ़ो। कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये रियल लाइफ की बात कर रहा है। बच्चा अपने अनुभव को अपने रियल लाइफ, अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर, अपने पर्यावरण जीवन से जब जोड़कर चीज़ों को पढ़ेगा तो वो अच्छा सीख पाएगा। आगे देखते हैं, मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ अ लर्नर, ठीक है। मोटिवेटेड बिहेवियर मतलब अभिप्रेरणात्मक जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार के बच्चों में होता है। मोटिवेट द लर्नर, बच्चों को जो है मोटिवेट करता है। एक्ट एज अ ईजियर होगा यहाँ पे, ठीक है। एनर्जियर, हाँ एनर्जियर सही तो है, एनर्जियर मतलब ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है, ऊर्जा की। इन गोल डायरेक्टेड, जब बच्चा मोटिवेटेड होगा तो इसका मतलब है कि एक बच्चा अगर मोटिवेटेड है तो उससे प्रभावित होकर आपकी कक्षा के 10 से 12 बच्चे जो है मोटिवेट होंगे, ये भी ऑप्शन सही है। वो बहुत ही एनर्जेटिक फील करता है, ऐसा नहीं है कि वो लेजीपन में रहेगा, बच्चा आलसी रहेगा, वो एक्टिव रहेगा क्लास में, कहने का मतलब ये है। और उसका कुछ गोल होगा, लक्ष्य होगा। जब कोई लक्ष्य होता है तभी हमारे अंदर क्या होता है, मोटिवेशन आता है, अभिप्रेरणा आता है। जैसे इस टाइम में हमारे अंदर ये मोटिवेशन है कि हमें सीटेट क्लियर करना है, और उसके लिए भले हमें जितना भी पढ़ना पड़े। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा ऑप्शन सही। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आई होंगी, और 30 क्वेश्चन हमने लिया है। और यदि आप वीडियोज़ पे या चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो या आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।